हाँ, डाउट से क्वेश्चन नंबर बोलिए। एक्सरसाइज 1 में से 4 4 और 18 18 और बोलो बोलो, कुछ ने चैट में भी लिखा है, बोल दो। अच्छा, वो चैट में एक्सरसाइज 2 का लिखा है। एक्सरसाइज 1 में बताओ। एक्सरसाइज 1 में डाउट नहीं है। नहीं, एक्सरसाइज 2 में जो चैट में है पहले वो लिख देता हूँ। सर 4 स्किप कर दो, 4 हो गया। अच्छा, 4, 34, 36, 48, 55। एक्सरसाइज 2 में किसी को ऐड करना है कुछ? सर 25 25, 26 26, 43 45 43, Sir, exercise 116. 45, एक्सरसाइज 116। सर इसमें 4 भी है 1 में। 4 तो अभी किसी ने बोला ना हटा दो सर, तो हटा दिया हमने। 2 से, एक्सरसाइज 2 से सर। अच्छा, 2 से 4 हटाने को बोला था, ओके। एक्सरसाइज 3 में किसी ने भेजा है क्वेश्चन नंबर 2, चैट में मुझे दिख रहा है। और सर 1 और 7 ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करें। यस सर। सबसे पहले एक्सरसाइज 1, 4, 16, 18। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 4। यही है 4 वाला। यस सर। A man waves his arm while walking. This is to keep constant velocity. Is the tension increase the velocity? Balance the effect of gravity. Oh, यह balance the effect of gravity. मुझे रीजन समझ में नहीं। हाँ, बताता हूँ। कोई क्वेश्चन है नहीं, फर्जी है। रीजन समझो। जैसे जैसे ही हम चलेंगे, तो ऐसा तो है नहीं जैसा हम लोग नोटबुक में दिखा देते हैं कि ब्लॉक चल रहा है पूरा बॉडी एक साथ, ऐसा तो होता नहीं है। चलने का प्रोसेस क्या है? हम कम से कम अपना पैर आगे बढ़ाएंगे, यही प्रोसेस है ना। यस सर। चलने का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के जैसा कि कोई ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है, ये सब नहीं है। पूरा एक साथ ऐसा नहीं, हम अपना पैर आगे बढ़ाएंगे।
तो जैसे ही हम अपना एक पैर आगे बढ़ाते हैं, हमारा बाकी का जो बॉडी है वो उस पैर के रिस्पेक्ट में पीछे जाएगा। तो जो मास है उस मास का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो उस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पैर पर जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और बॉडी वेट का जो mg नीचे लग रहा है, ये दोनों मिलके मुझे गिरा देगा। नहीं समझे? जैसे जैसे ही मैंने पैर को आगे बढ़ाया, फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तो मैं ऐसा हो गया, टेढ़ा हुआ। Yes, sir. तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा और mg मेरा इधर लगा कहीं। Torque. हाँ, तो ये दोनों मिला के मुझे ऐसे गिरा देगा ना। Yes, sir. अब हम क्या करते हैं, अपने हाथ को आगे पीछे जिस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली बॉडी एडजस्ट कर लेता है, आगे आता है। इससे क्या है कि वेट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टेढ़ा होने, दो तरीका है। ये मेरे टेढ़ा, या तो मैं टेढ़ा नहीं हूं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, mg डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, जैसे ही हम पैर आगे बढ़ाएंगे टेढ़ा तो होंगे ही। तो ये टेढ़ा होने से बचने के लिए मास के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अपने दोनों हैंड को आगे या पीछे करके अरेंज करते रहते हैं, जिससे कि हमारा मतलब 100% करेक्ट ऐसा पोस्चर तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ, ऐसा जैसा दिख रहा है डायग्राम में वैसा भी नहीं होगा। आया समझ में? सोच के देखो ना कि अगर तुम हाथ नहीं हिलाओगे और चलने की कोशिश करो, देखो क्या होता है। हाथ हिलाने के बाद तुम जितना बड़ा स्टेप लेते हो, हाथ बिना हिलाए उतना बड़ा स्टेप ले पाओगे क्या? आया समझ में? Yes, sir. नहीं ले सकते। तो ये सब बाकी जितनी चीजें हैं, कीप कांस्टेंट वेलोसिटी मीनिंगलेस है, ईज द टेंशन मीनिंगलेस है, इंक्रीज द वेलोसिटी मीनिंगलेस है। आई बात समझ में? Yes, sir. 16, 18। The escape velocity of body depends on mass as। देखो, escape velocity क्या मिला था? ऐसा कुछ मिला था? बोलिए। Yes, sir. या escape velocity वर्ड भी मैं क्यों लिखूं? मैं सिंपल मास वर्ड, मैं सिंपल कुछ भी है तो वेलोसिटी ही ना। तो वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मास 0 L T⁻⁻1। आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. तो इसमें कहीं कोई मास नाम की चीज तो है नहीं। एस्केप वेलोसिटी हो या कोई भी वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही होगा ना। आया समझ में कि नहीं? सर उसको जो m स्मॉल m उसने लिया है, उसको मैंने मास ऑफ सैटेलाइट समझ के, मास ऑफ बॉडी समझ के 0 लिया था। कुछ भी तो समझ लो ना, क्या फर्क पड़ता है? फाइनली है तो वेलोसिटी ही ना, तो मीटर पर सेकेंड ही होगा ना, यस सर। है ना। तो मास से इंडिपेंडेंट आएगा। ऐसे फॉर्मूला से देखोगे तो √2gr। तो g एक्सिलरेशन है, उसमें भी मास नहीं होता है,
और आर डिस्टेंस है, रेडियस है, उसमें भी मास का टर्म नहीं होगा, तो मास से इंडिपेंडेंट होगा। आया समझ में? बोलो। आया समझ में सबको? और अगर मास ऑफ सैटेलाइट होगा तो भी 0 होगा। अरे कोई भी मास होगा, मास से इंडिपेंडेंट होता है बेटा। एस्केप वेलोसिटी में कहीं मास का टर्म आया क्या, देखो तो। उतना भी नहीं सोचना है, कुछ भी है तो वेलोसिटी ही ना। यस सर। तो वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला में मास तो 0 आएगा ना। हाँ सर। The gravitational force varies as r to the power -5/2 ऐसा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा वैसा। फोर्स मेरा हो गया, कुछ ऐसा लिख देते हैं, सम कांस्टेंट r to the power -5/2 ऐसा कुछ है ना। Yes, sir. तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन है? F इज इक्वल टू -du/dr। तो du इज -f/dr, है ना। बोलो। Yes, sir. तो पोटेंशियल u इज इक्वल टू क्या होगा? -इंटीग्रल ऑफ f/dr फ्रॉम इंफिनिटी टू r ऐसा कुछ। तो -इंटीग्रल ऑफ k r⁻⁻5/2 dr ऐसा कुछ। पूरा में जो प्रोपोर्शनल ही देखना है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस 5/2, के का के हो गया, r⁻⁻5, सॉरी ये गलत, 5/2 नहीं, -5/2 + 1 कितना होगा? 7. -3/2 Sorry, minus. अपॉन -3/2। तो ये हो जाएगा +2k/3 r⁻³ ऐसा वैसा कुछ होगा। तो r⁻³ के प्रोपोर्शनल होगा। समझे? लिख Yes. लिख लीजिए इसको। हाँ आगे बढ़े। तो एक्सरसाइज 1 में सब हो गया शायद। एक्सरसाइज 2 में सबसे पहले कौन है? 25-26। ठीक है। एक्सरसाइज 2 25 26 पहले। एक्सरसाइज 2
चलो 25 देखते हैं. A uniform ring mass m radius r is placed directly above uniform sphere mass m and equal radius. The center of ring is directly above the center of a sphere at r root. ठीक है. The gravitational force exerted by the sphere on the ring. अच्छा अच्छा क्वेश्चन. अगर ध्यान से देखोगे तो रिंग का हर पॉइंट, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूँ, पूरा बनाने की जरूरत नहीं, केवल ये रिंग बना दिया. ये रिंग आउटसाइड द स्फीयर है, Yes, sir. तो इस पर फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ स्फीयर लगेगा. हर जगह कहीं से भी देखोगे ये फोर्स तो कांस्टेंट ही मिलेगा ना, मैग्नीट्यूड. Yes, sir. केवल इसी को देखो, इसी पर. तो यहाँ पर इस रिंग को ये इधर पुल कर रहा होगा, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये एफ कॉस थीटा होगा और ये एफ साइन थीटा, डी एफ कह दो, तो ये डी एफ साइन थीटा होगा. ऐसा. तो हर पॉइंट पर क्या होगा कि डीएफ का साइन थीटा कंपोनेंट अंदर की ओर और डीएफ का कॉस थीटा कंपोनेंट बाहर की ओर, हर जगह यही मिलने वाला है. Yes, sir. तो जो मेरा नेट फोर्स होगा इस पर, ये इंटीग्रल ऑफ डीएफ कॉस थीटा होगा. Yes, sir. तो कॉस और डीएफ को क्या लिखेंगे, तो डीएफ को यहाँ पर लिखेंगे जी, स्फीयर का कैपिटल एम है तो कैपिटल एम इंटू डी एम अपॉन 2r का स्क्वायर. ऐसा है ना. Yes, sir. तो देखोगे ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ जी कैपिटल एम डी एम अपॉन 4r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. तो इस डायग्राम में कॉस थीटा क्या होगा, b बाई एच रूट 3/2. ऐसा होगा. Yes, sir. तो डीएम को छोड़कर सब कांस्टेंट है, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4r स्क्वायर इंटू रूट 3/2. थोड़ा ठीक कर दोगे तो रूट 3 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8r स्क्वायर. ये फाइनली मेरी तरफ से आंसर होगा. आया समझ में. Yes, sir. लिख लो अपनी भाषा में इसको.
तो वो cos थीटा कैसे? क्या तो cos थीटा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो आया समझ में? आया समझ में? तो वो √3/2 एक बार फिर से समझ क्या? देखो ना, ट्रायंगल में cos थीटा b by h क्लास दिखा। क्लास Done. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। The gravitational potential between the surface of planet at a point 22 joule per kg। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो रेडियस r पकड़ लो, तो gm अपॉन r प्लस 20 मीटर इज 2 जूल पर केजी। The square आएगा। हाँ नहीं आएगा। दूसरे में क्या है? 5 मीटर 5 केजी, ऐसा कुछ तो ठीक है। 4 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा? जी एम इंटू 5 केजी वाला स्मॉल एम अपॉन आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस 4। यही वैल्यू मुझे चाहिए, जहां पर स्मॉल एम की वैल्यू 5 केजी है। क्वेश्चन का यही मतलब हुआ ना? सर ये लिखा है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट एंड अ पॉइंट 20 मीटर अबव द सरफेस। तो 2 इक्वल्स टू अच्छा gm अच्छा, ओके अपॉन ओके, r। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो डिफरेंस है। ठीक है ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये एक्चुअल में जी एम अपॉन आर माइनस दिस है। यस सर। सॉल्व होगा? बोलो। तो मुझे भी यही इक्वेशन आया था, लेकिन आगे कुछ मुझे समझा नहीं क्या करना। मारूंगा, बहुत आसान है, जल्दी करो।
स्मॉल m 5 kg दिया हुआ है, कोशिश करो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुन रहे हो? यस सर। ओरली मतलब मैं कुछ भी नहीं करूं तो अच्छे सोचो। अगर 5 kg का ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, तो सरफेस से 20 मीटर तक ले जाने में कितना वर्क होता? चेंज इन MGH करेंगे ना। वैल्यू बताओ, वैल्यू। अरे सरफेस और 20 मीटर के बीच डिफरेंस 2 जूल पर केजी का है यस सर। ना? तो 5 केजी के मास को ले जाने में 10 जूल वर्क होता। यस सर। तो सरफेस से 20 मीटर के हाइट तक में कितना वर्क होगा? 10 जूल। यस सर। अरे 20 मीटर और सरफेस के बीच 2 जूल पर केजी है, हाँ सर, समझा समझा। तो और फिर 5 केजी के लिए 10 जूल होगा। यस। मतलब सरफेस से, ओरली देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सरफेस से 20 मीटर ऊपर ले जाने में 10 जूल का वर्क होगा, तो सरफेस से 4 मीटर ऊपर ले जाने में डेफिनेटली 10 से कम वर्क होगा। यस सर। तो ये तीनों तो नहीं ही होगा ना। यस सर। समझ आया कुछ मैं क्या बोला? सर। अगर हम पूरा नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि 10 जूल से कम ही होगा, है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। कितना कम होगा उस पर भी आ जाओ। तो 10 जूल लगता कितने मीटर में? 20। 20 मीटर में। तो 4 मीटर में mgh के प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो 20 मीटर में 10 जूल, तो 4 मीटर में बोलो 10/5 सर एक बार रिपीट करो ना। 20 मीटर में 4 जूल लगता है वर्क, सॉरी 10 जूल वर्क लगता है। कहाँ चला गया? 20 मीटर ऊपर जाने में 10 जूल वर्क होता है। यस सर। तो 4 मीटर ऊपर जाने में कितना वर्क होगा?
2. 2 जूल orally. हाँ सर। Yes, sir. क्योंकि इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म, ऐसा लिखा है देखो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर यूनिफॉर्म है मतलब फोर्स यूनिफॉर्म है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क डन mgh होगा, है ना? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. वर्क डन mg डेल्टा h होगा। तो पहले वाले डेफिनेशन से मेरे पास हो जाएगा, कहाँ 20 मीटर ऊपर जाना है, तो 20 मीटर में मेरा वर्क डन हो जाएगा 2 इंटू 5 10, तो 10 इज इक्वल टू mg 20 मीटर, है ना? तो w इज इक्वल टू mg, कितना मीटर पूछा था? 4 मीटर, यही पूछा है। तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो 10 बाई w इज 20 बाई 4, so w is 2 जूल। आया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूं? Yes, sir. तो ये 26 हो गया। कौन कौन हो गया? 25 26 हो गया। अब 34 36 34 36 34 36 तुम लोगों के लिए 34 ठीक ठाक क्वेश्चन होगा। देखो तुम लोग खुद करोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। सर इसका आंसर आया है लेकिन मैच नहीं हो रहा। हाँ सर, 7 आ रहा है। ठीक है, नहीं मैच हो रहा है। F1, इसको मैं क्या लिखूंगा? G टोटल मास इंटू स्मॉल m अपॉन 2r का स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। Yes, sir. इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, तो G इंटू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू स्मॉल m अपॉन 4r स्क्वायर, ऐसा होगा। तो 1/3 G रो पाई r m, ये F1 होगा। Yes, sir. जो F2 होगा, ध्यान से सुनना, ये F2 होगा मेरा F1 माइनस F1 हो गया पूरे स्फीयर का, पूरे स्फीयर में से केवल इतने का माइनस कर देंगे तो हमारा काम चलेगा। Yes, sir. यस सर। तो F1 माइनस G m डैश इंटू स्मॉल m अपॉन, इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके सेंटर से 3r/2 होगा। Yes, sir. पक्का? तो नीचे लिख देंगे 3r/2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? F1 हो गया 1/3 0 पाई r m माइनस G m डैश को फिर लिखेंगे डेंसिटी इंटू 4/3 पाई। अब
एक मिनट गलत कर दिया मैंने, नहीं सही किया। ये रेडियस r/2 है, तो इंटू r/2 का क्यूब ये मास हो जाएगा, इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 9/4 r², ऐसा कुछ। यस सर। तो देखो ये क्या हो गया, 1/3 0 π m r माइनस ये 4 ऊपर गया, तो 4 4 जा 16 और 2 क्यूब 8, दैट इज 2 बच गया, तो 2 0 π m r नीचे डिनोमिनेटर में, ये 3 और ये 9, है ना। तो 3 इंटू 9 27 हो गया। Yes. तो ये इसमें से कॉमन ले लो, क्या सब ले लोगे, तो 1/3 0 π m r ये सब कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 2/9 हो गया, है ना। तो 1/3 इंटू 7/9 इंटू 0 π m r, तो ये जो 1/3 इंटू 0 π m r है, यही F1 है ना। देखो इक्वेशन 1 में, यस सर। तो ये 7/9 F1 दिख रहा है, सो F2/F1, F2 7/9, ऐसा कुछ है आंसर। यस सर यही आया, लेकिन सर ऑप्शन है ही नहीं। गलत है, फिर कुछ नहीं कर सकते। सर अगर हम लोग ने सेम किया है, मैंने सेम ही किया है, बस मास को कंसिडर किया है, मीन्स जो दूसरा वाला जो कैविटी है उसका मास m/8 लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आंसर तो यही आएगा। हो गया। यस सर। हाँ, ये कौन सा नंबर था, ये 34 था शायद ना, नेक्स्ट 36। इसमें क्या हो गया, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है,
एक फोकस पर यहाँ सन है, तो R1 R2 this one management perpendicular to major axis. The largest and shortest distance of Earth from the Sun are R1 and R2. तो लार्जेस्ट हो गया R1 और स्मॉलेस्ट हो गया R2. Its distance from the Sun when it is at perpendicular to the major axis of the orbit from the Sun is. मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यही चाहिए ना? यस सर। हो जाएगा। क्या किया बताओ? R1 प्लस R2 2A होगा, Yes, बोलो। sir. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस AE होता है और ये डिस्टेंस B होता है, बोलो। एलिप्स बताया था ना? सर ए कैसा है? देखना, नोटबुक देखो। जहाँ पर केपलर्स लॉ बताया होगा, तो फर्स्ट लॉ में एलिप्स का बेसिक बताया था कुछ, Yes, sir. उसमें इसेंट्रिसिटी AE देखो तो था क्या? सर उसमें लिखा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस बी। हाँ, तो रुको मैं दिखाता हूँ। कौन सा था लेक्चर नंबर 6 में बताया था? ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर था। ना लेक्चर नंबर 6 ही था शायद ना। सर्कुलर ऑर्बिट 7 होगा। तो ये जो बताया था ना, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स सन एट वन ऑफ इट्स फोकस, ऐसा वैसा, यहाँ पर ये समझ लो कि ये ओरिजिन है 0 0, और ये दोनों फोकस जो होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है -AE, 0 और इसका +AE, 0। मतलब सेंटर ऑफ एलिप्स से दोनों फोकस इक्वी डिस्टेंस होते हैं ±AE पर। ठीक है, ये लिख लो फिर से, S1 S2 का कोऑर्डिनेट। और ये E क्या है? तो यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स है वो E है। तो ऐसा मुझे ये चाहिए, ठीक है।
तो मुझे ये आर की वैल्यू चाहिए ई से इंडिपेंडेंट, यही ना। मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है एलिप्स के लिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन है। Yes, sir. सर तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ध्यान से अगर देखोगे ना तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ए स्क्वायर के ही बराबर होता है, दिख रहा है। इसको इधर ले गया तो ये वैल्यू ए हो गई। समझा कुछ कि नहीं? Yes, sir. और ए हो गया तो क्या हो गया, R1 प्लस R2 बाई 2। ऐसा कुछ है आंसर? आंसर सी है। सी है? कुछ गलत किया क्या मैंने? If the distance from the sun, its distance from the sun when it is at a perpendicular to the major axis, यही R चाहिए। देखो ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो होगा, नहीं तो सही होगा, गलत क्यों होगा। इसको इधर ले जाओ, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए बच गया R1 प्लस R2 इज टू R1 प्लस R2 बाई 2। दिक्कत दिख नहीं रही है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन बोला है ना। सर जो सोल्यूशन आपने भेजा है उसमें रिलेशन मेंशन है। रिलेशन मेंशन हो, उससे मुझे क्या करना। करेक्ट है आंसर। जो मुझे दिख रहा है ना, ये जो आंसर आया है ना, ये आंसर दिया है सी। यस सर। सी आंसर मतलब हम लोग तो, तुम लोग बायो के इसलिए मैं उतना बोल नहीं रहा, हम लोग तो मैथ के स्टूडेंट है ना। ये जो आंसर है ना, ये बी का वैल्यू होगा बेटा। हाँ सर, वो सोल्यूशन में ना उन लोग ने बी का वैल्यू मतलब बी को आर लिया और उसका आंसर दिया आर इक्वल्स टू क्योंकि ये सब क्या है कि मैथ्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये 2R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये बी की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू नहीं होगी ना, इम्पॉसिबल है। तो हम लोगों से डिस्टेंस फ्रॉम सन पूछा है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम सन का मतलब है मुझे ये स्मॉल आर चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस पूछता फिर ये आंसर होता। समझ रहे हो? यस Yes. करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। पीछे रॉन्ग दिया है, चेंज करने में गलत आंसर, करेक्ट आंसर है। आप लोग को समझाने के लिए मैंने इतना किया। मैथ्स के लिए बहुत चिंदी क्वेश्चन है। ये आंसर मतलब सी तो नहीं ही होगा, सी बी की वैल्यू होगी। ठीक है, Yes, sir. सी बी की वैल्यू होगी। हमारा आंसर R1 प्लस R2 बाई 2 होगा। हाँ बोलो, क्या सॉल्यूशन बोल रहे हो? सर वही उसमें मेंशन था कि 2/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो वो तो 2 बाई बी, एक्चुअल में 2 बाई बी होगा वो। उसमें आर क्या दिया है? हाँ सर वही आर दिया जो आपने बी मेंशन किया ना, वही आर दिया।
हाँ तो हमें वो थोड़ा चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना, सन से डिस्टेंस चाहिए ना। रॉन्ग है, ठीक है। यस सर। 36 के बाद कौन सा है? 43, 45। Two identical geostationary satellites are moving with equal speed in same orbit, but their sense of rotation bring them on collision course. Fine. The debris will on a collision course. Okay. The debris will fall down, move up, begin to move from east to west, same orbit, ऐसा वैसा। क्या ये कुछ भी पतंग बनाता रहता है। Their sense of rotation bring them on a collision course. अच्छा, कोलाइड होके टूट गया ऐसा चाहता है। सर अगर वो इक्वल स्पीड से जा रहे हैं हाँ और तो geostationary- कोलाइड होके टूट गया ऐसा चाहता है, मेरे कहने का ये मतलब है। सर लेकिन कोलाइड कैसे होगा, क्योंकि इक्वल स्पीड से जा रहे हैं और अरे जियो अपोजिट सेंस में नहीं देखा, लिखा अच्छा हाँ सर। है ना। तो क्या होगा, टकरा जाएगा तो उसका कचरा टुवर्ड अर्थ अट्रैक्ट होगा, फॉल डाउन। क्या बताऊं मैं इसमें। हाँ वो तो समझ गया था, लेकिन वो कोलिजन कोर्स वाला नहीं समझा अभी, लेकिन अभी समझ गया। ये ऐसा हो गया कि एक ही पाथ पर एक रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट करके इधर से आ रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इधर से आ रहा है। तो ये दोनों टकराया, तो ये दोनों टकराएगा, इक्वल वेलोसिटी है, तो नेट मोमेंटम 0 हो गया। तो ये दोनों का टकराने के बाद जो कचरा बचा उसकी वेलोसिटी हो गई 0, यस क्योंकि मोमेंटम 0 हो गया ना, जितना एक का प्लस दूसरे का उतना ही माइनस। यस सर। तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है और अर्थ का अट्रैक्शन इधर लग रहा है, तो टुवर्ड्स अर्थ गिर जाएगा, फॉल डाउन। यस सर। आया समझ में। यस सर। 43 के बाद कौन था, 45। 45। The gravitational force of attraction between uniform sphere of mass capital M and uniform rod of length L and mass M, ऐसा वैसा। तो इसमें क्या है? यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम छोटा सा स्ट्रिप लेंगे तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई L dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये समझ आया। यस सर। Yes, sir. ये जो ब्लू से मैंने शेड किया है उसका मास यही होगा m बाई L इंटू डी एक्स। यस सर।
तो इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल टू r से r प्लस एल तक, तो हमारा काम चलेगा, है ना। Yes. तो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू r टू r प्लस l। ठीक है। सो जी एम एम बाई एल 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल -1/x, लोअर लिमिट r अपर लिमिट r प्लस l। मजा आ रहा है। तो फाइनली इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरा हो जाएगा, एक ही बार लिख देता हूँ, जी एम एम बाई एल बाहर, इधर हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एल। तो r प्लस एल माइनस r, r चला जाएगा, l बचेगा। तो जी एम एम, वो l और ये l कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस एल। ऐसा कुछ है आंसर ए। सबका कुछ Yes, sir. Done. Sir. हो गया। Yes, sir. ये कौन सा था? 45। तो ये दोनों हो गया, 43 हो गया, 45 हो गया, और 48 55। 48 55। फोर्टी एट। ये पूरा कर लिए हो? यस सर। एक और असाइनमेंट दो क्या? तुम लोग जितना मांगोगे उतना दूंगा। इजी मेडिकल का ही दूंगा, ज्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चन के एज ए टेस्ट घर बैठ के कर लेना।
A projectile is fired vertically from Earth with a velocity k v e. V is escape velocity k proportional constant less than u. The maximum height to which projectile rises ऐसा वैसा. ये तो बहुत आसान है. Minus g mass of Earth into mass of object upon maximum height upon r plus half m u square is equal to minus g mass of Earth mass of object upon r plus h. यही मतलब हुआ. यही मतलब है ना, बोलो. यस सर. अच्छा, u क्या है, k टाइम्स वी है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r प्लस हाफ m. u is k times ve, that is k square into escape velocity का स्क्वायर. यही हुआ. यस सर. एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ. जी मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस. √2gr होता है ना. यस सर. तो मैंने 2gm/r से. मैं ये कह रहा था, लिख सकते हैं 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन r, ऐसा लिख सकते हैं. यस सर. दिस इज इक्वल टू माइनस g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r प्लस h. ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि सब में से ये तीनों टर्म गायब हो जाएगा, है ना. होगा. यस सर. तो ये मेरा कुछ ऐसा आ गया, -1/r, ये 2 भी गया, प्लस k² इज इक्वल टू -1/r प्लस h, कुछ ऐसा है ना. तो k² -1 अपॉन r is -r प्लस -1/r प्लस h, ऐसा कुछ होगा. यस सर. ठीक कर लो, मुझे यही h चाहिए. तो k² प्लस k² h माइनस h. क्या कर दिया मैंने, जो भी है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान. k² -1 इज -r अपॉन r प्लस h, और छोटा कर लो. तो 1/k² -1 is minus of r plus h upon r, that is -1 minus h/r, ऐसा हो जाएगा. तो h/r is equal to -1 minus 1/k² -1. k1 से छोटा है तो इसको प्लस करके 1/k² कर दो. आया समझ में, बोलो. Yes, sir. तो फाइनली h is k² r अपॉन 1 minus k², कुछ ऐसा. पता नहीं क्या कर दे, वो समझ लोगे ना, उसमें कुछ नहीं है. यहाँ से केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बता दो मैंने. यहाँ तक ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है. कुछ मैंने कर दिया होगा ऐसे.
यहाँ तक समझ आया ना? अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके h निकाल के देखो क्या आता है, पहले कॉपी कर लो। अच्छा, मैक्सिमम हाइट एज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ लिखा है, देखो एज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, देखा? तो और छोटा हो गया फिर तो मुझे r प्लस एच नहीं, केवल h लिखना चाहिए। चमका कुछ? मैंने जो लिखा था वो उसमें हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से मेजर हो रहा था ना, समझ आ रहा है? बोलो, समझ आ रहा है? यस सर। ये h होगा, ये h होगा, ठीक है ना? एज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, हाइट मतलब मुझे लगा सरफेस से, लेकिन सेंटर से, तो और कैलकुलेशन छोटा हो गया। तो h इज इक्वल टू r अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर होगा, r अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। कॉपी कर लो। हो गया सर। आगे बढ़े। यस सर। ये कौन सा नंबर था? 48, 48 के बाद 55, 55। A cavity of radius r by 2 is made inside a solid sphere of radius r. The center of cavity is located at a distance r by 2 from center of the sphere. The gravitational force on a particle mass 2m at a distance r by 2 from center of a sphere on the line joining both center as opposite to the center of क्या है? The gravitational force on a particle of mass m at a distance r by 2 from the center of a sphere on the line joining both center of a sphere and cavity is opposite to center of gravity. Center of cavity होगा, gravity में। तो ये सेंटर है और ये छोटे वाले कैविटी का सेंटर है, ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है। यहाँ कैविटी के अपोजिट साइड, यहाँ पर r by 2 पर ना, कोई मास स्मॉल m है,
इस पर मुझे फोर्स निकालना है, यही कहानी है ना। कैपिटल एम इज मास ऑफ द स्फीयर, मतलब विद कैविटी या विदाउट कैविटी, ऐसा ऐसा कुछ लिखा है। तो ठीक है, सुनो सब ध्यान से। अगर मैं पूरे स्फीयर का मास m0 पकड़ लूं तो ये m0/8 होगा, और ये ब्लू वाला पोर्शन 7m0/8 होगा, जो कि कैपिटल M दिया हुआ है, हाँ या ना। समझा कुछ मैंने क्या किया? Yes. बोलो। यस सर। अच्छा, तो जो स्फीयर का मास दिया हुआ है वो 7m0/8 ही है ना। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है, बोलो। Yes. डेंसिटी इक्वल करके दिया है। हाँ, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये तो इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट के फॉर्मूले से कंप्लीट स्फीयर, ये जो फोर्स F होगा, ये फोर्स क्या होगा? F ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर माइनस F ड्यू टू कैविटी, यही कहानी होगी, यही होगी ना। Yes, sir. तो कंप्लीट स्फीयर के कारण अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r³ इंटू x, x का मतलब r/2। ये बात समझ आ रहा है? बोलो। m का मतलब m0। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ये समझ आया मैंने क्या लिखा? सर वो M ही होगा ना, M0 क्यों होगा, वो पूरे स्फीयर का है ना। अरे तो पूरे स्फीयर का टोटल अगर कैविटी नहीं होता तो मैंने मास m0 मान लिया, अच्छा, ओके। है ना। कैविटी का क्या होगा? तो कैविटी का फिर हो जाए, कैविटी के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया जिसका इसके सेंटर से डिस्टेंस r हो गया, तो ये हो जाएगा G m0/8 इंटू m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r² होगा। Yes, sir. कैविटी वाले स्फीयर के लिए तो आउटसाइड पॉइंट हो गया, Yes, sir. Sir. तो दोनों मिला के मेरे पास हो गया G कैपिटल M0 इंटू स्मॉल m अपॉन r² कॉमन, तो 1/2 माइनस 1/8, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. तो ये 3/8 होगा, तो 3/8 Gm0 इंटू स्मॉल m/r²। अब यहां से देखोगे तो तुम्हें मिलेगा m0 इज 8m/7 मिलेगा, क्योंकि Yes. m तो कैविटी का मास दिया हुआ है ना, जो 7m0/8 होगा, तो मुझे m के टर्म में आंसर लाना है, तो ये हो गया 3/8 G m0 की जगह मैंने लिख दिया 8m/7 इंटू स्मॉल m/r², तो ये 8 गया, तो 3/7
G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, और G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर को स्मॉल g लेने को बोला है, ऐसा कुछ है ना? दिख रहा है? समझ रहे हो? यस सर। तो वो मुझे स्मॉल g लेना है, तो ये कुछ ऐसा हो गया 3mg/7, ऐसा कुछ आंसर होगा? सर वो आंसर 3mg/8 है। गलत। इसका मतलब है 3mg/8 आंसर तब होगा जब वो कंप्लीट स्फीयर विथ कैविटी के मास को कैपिटल M लिख रहा है। तो a cavity of radius r/2 is made inside a solid sphere of radius r, ऐसा लिखा है फर्स्ट लाइन में, और नीचे लिखा है m is the mass of sphere। मतलब वो कैविटी निकालने के बाद का मास जो बच गया वो कैपिटल M है, या कैविटी निकालने से पहले जो मास था वो कैपिटल M है? तो मैंने बाद का जो बच गया है उसको कैपिटल M लिया है, तो ये आंसर आया। अगर कैविटी निकालने से पहले जो टोटल स्फीयर का मास m था, तो वो जो आंसर दिया है वो आएगा। तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज में देखो क्या है, मैं नहीं बता सकता। समझे मेरी बात? यस सर। अगर अगर टोटल मास ऑफ कैविटी m है, तब तो हमारा m0 ही m है। समझ रहे हो? यस सर। मैंने जिसको m0 लिखा है वही m है। मैंने जिसको m0 लिखा है वही m है, तो हमें m की जरूरत नहीं है, ऐसे समझो। तो उस केस में यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा 3/8 mg जो बुक में दिया है। यस सर। लेकिन वो एक बार वही देखना है क्वेश्चन के लैंग्वेज से कि ये टोटल मास ऑफ स्फीयर कैविटी निकालने से पहले का m दिया है या बाद का दिया है, ये बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज। वैसे पहले का ही दिया है, क्योंकि फर्स्ट लाइन देखो ना, cavity of r/2 is made inside a solid sphere of radius r, और लिखा है m is the mass of, लेकिन यहाँ solid sphere लिखना चाहिए ना। तो केवल स्फीयर लिखा है, मतलब सॉलिड स्फीयर का है या कैविटी वाले स्फीयर का है, कैसे पता चलेगा? समझे? यस सर। सो 55 इज डन। एक्सरसाइज 2 में और कुछ बचा क्या? सर नहीं। एक्सरसाइज 3 1 2 7, हाँ बोलो। सर वो आपने लिमिट कैसे लिया एक बार बताओ। कौन सा लिमिट? सब पिछले का पिछले सर उसकी इसके पहले। हाँ सर। इस स्फीयर के कारण इस रॉड पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो इस रॉड के सेंटर से डिस्टेंस मैंने x लिया, तो ये रॉड x इज इक्वल टू r से शुरू होता है और r प्लस l पे जाके खत्म हो जाता है, तो r से r प्लस l। सर ओके सर समझ। ठीक है। हाँ सर। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। एक्सरसाइज 3। The earth is an approximate sphere. If interior contained matter which is not of same density everywhere, then on the surface of earth the acceleration due to gravity तो सरफेस ऑफ अर्थ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना,
इनसाइड अर्थ में फर्क पड़ सकता है, सरफेस ऑफ द अर्थ या आउटसाइड पॉइंट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी अगर चेंज हो भी रहा है तो सरफेस का पॉइंट सारे स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड का ही पॉइंट कहलाएगा ना। समझ आया कुछ? सर लेकिन वो जरूरी नहीं है ना कि वो सेंटर की तरफ बढ़े। मतलब सर डेंसिटी अनइक्वल है तो जहाँ पे मास मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी वहाँ पे मास ज्यादा होगा तो वहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा। और सर वो हर जगह सेम भी तो नहीं होगा ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आंसर ए भी हो सकता है। नहीं, एक मिनट रुको। The Earth is an approximate sphere of the interior contain matter which is not of the same density. ऐसे समझो, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर कुछ कुछ है अपना, कोई भी अतरंगी डेंसिटी है, कहीं मास कम है, कहीं मास ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पूरी कहानी का अगर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, ऐसे समझो, अगर मास का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस सब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है यस सर। है ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो, जरूरी नहीं है। कोई कोई अगर यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ पर कोई पार्टिकल है तो इसमें जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सब इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे ना। और ये डिस्ट्रीब्यूशन अतरंगी है तो इस सब का रिजल्टेंट सेंटर पर ही आए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यस सर। नहीं, बट डिस्ट्रीब्यूशन तो स्फेरिकल है, बट एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूशन तो स्फेरिकल ही है ना, आएगा तो सेंटर पर ही। कैसे देखो, यहाँ पर मैंने ये ब्लू वाला, ऐसे समझ, रुको मैं बताता हूँ, ये ब्लू वाला एक सेल ले लिया, इस ब्लू के नीचे ये ब्लू वाला, ऊपर ये ब्लू वाला सेल ले लिया, इसके ऊपर ये ब्लैक वाला सेल ले लिया, कुछ कुछ ऐसे ही, इतने ही समझ लो। तो ये जितने सेल दिख रहे हैं ये सबका अलग अलग मास होगा। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, अलग अलग मास नहीं, सबकी ये सबकी डेंसिटी अलग अलग होगी। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये सब स्फेरिकल सेल का डेंसिटी सेम होता। यस सर। लेकिन ये जितने स्फेरिकल सेल बने हैं, ये ऐसे समझ लो ना कि ये एक स्टील का बॉल रख दिया, इस स्टील के बॉल के ऊपर तुमने एल्युमिनियम का रख दिया, एल्युमिनियम के ऊपर आयरन का रख दिया, आयरन इस तरह से अलग अलग मटेरियल का रख दिया, यही कहानी हुई। तो इस Yes. सब का रिजल्टेंट होगा तो सेंटर के तरफ ही, ये पक्का है। हर स्फेरिकल सेल का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा सेंटर की तरफ, और सबका सेंटर तो एक ही पॉइंट है ना। सर लेकिन हम लोग ने यहाँ पे सेल को तो यूनिफॉर्म ही कंसीडर कर लिया ना। कहाँ यूनिफॉर्म कंसीडर किया था? हाँ, एक सेल को किया, एक सेल को किया, लेकिन सब सेल को नहीं किया, है ना। तो सेम डेंसिटी एवरीवेयर तो नहीं लिया ना मैंने। सर लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है ना कि हर एक मतलब जो सेल हम लोग ने लिया उसमें डेंसिटी हर जगह पे सेम ही हो, उधर भी तो डिफरेंट डेंसिटी हो सकता है। सेल के अंदर ध्यान से समझो, सेल के अंदर तो फील्ड जीरो ही होता है। यस सर। सेल के अंदर फील्ड जीरो होता है, फील्ड तो बाहर होता है ना, यस सर। है ना। तो जब सेल के अंदर फील्ड जीरो होता है तो उस पर्टिकुलर सेल के हर पेरीफेरी पर अलग अलग डेंसिटी है, उससे इनसाइड पॉइंट पर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। यस सर। और मैं वर्ड बोल नहीं रहा हूं, आगे हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो एक थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम। सेल थ्योरम जैसे इसमें है वैसे उसमें गॉस थ्योरम कहते हैं।
कि क्लोज्ड वॉल्यूम के इनसाइड मास का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, आउटसाइड पॉइंट के लिए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये डायरेक्शन तो इसका टुवर्ड सेंटर ऑफ सेल होगा, और सबका सेंटर एक ही जगह है तो उधर ही होगा, ये पक्का है। ठीक है, अब ऑप्शन रुको, ऑप्शन पढ़ने दो, उसके बाद देखेंगे क्या पूछा है। ऑप्शन ए, विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर बट नॉट सेम एट एवरीवेयर। हाँ, अब जो तुम बात कह रहे हो वो हो गया कि यहाँ पर जितना है यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर कुछ और हो सकता है, यहाँ पर कुछ, बट होगा सेंटर की ओर ही। बट लेकिन इसमें लिखा है बट नॉट द सेम एवरीवेयर। डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर तक तो सही है, आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड या सरफेस के पॉइंट के लिए इक्वल भी होगा, तो ए कंप्लीटली करेक्ट सेंटेंस नहीं है। सर B. इक्वल कैसे, समझ में नहीं आया। इक्वल नहीं होगा, इसलिए तो कहा मैंने ना। हाँ तो वही लिखा है ना इधर कि बट नॉट द अरे सेम एवरी। बिल्कुल, मेरे कहने, मैंने क्या बताया कि कैसा भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन लो, तो सेल है ना, सेल को छोड़ो, मैं कैसा भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ले लूं, आउटसाइड पॉइंट के लिए ये हमेशा ये इसके इंक्लोज्ड मास जो होगा ना उस टोटल मास के बराबर होगा। सेल थ्योरम यही है, अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो। इसी रीजन से क्या होता है कि स्फेरिकल सेल के इनसाइड पॉइंट पर आपका फील्ड 0 होता है। समझा कुछ? यस सर समझा। है ना, विल हैव सेम। मैटर नहीं करता, क्या हुआ? अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता है बाहर के पॉइंट के लिए। हाँ, बी में लिखा है विल हैव सेम वैल्यू एवरीवेयर बट नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, ये रॉन्ग हो गया, सेंटर की ओर करेगा, बताया था। थर्ड में विल बी सेम एवरीवेयर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, कैन नॉट बी 0 एट एनी पॉइंट। डी तो करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम कैलकुलेट भले ही नहीं कर सकते हैं बट 0 तो नहीं ही होगा ना। बेस्ट आंसर इस पूरी कहानी में डी है। बेस्ट आंसर डी का मतलब ये हुआ, ऐसे सोचो कॉमन सेंस से, बेस्ट आंसर डी कैसे है देखो, ऐसे समझो, ये स्फीयर है, मैं स्फीयर के अंदर का सबसे अच्छा, रुको बेस्ट एक्सप्लेनेशन अब बताता हूँ। अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी अतरंगी हो, इवन हो, ऑड हो, कम हो, ज्यादा हो, समझ लो कि एक खाली जगह में खूब सारे पत्थर भर दिए हैं। मैं सरफेस का मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो अंदर के जितने मासेस हैं सब इसको अपनी ओर पुल करेंगे। यस सर। है ना, तो ये जितने भी वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, इन सारे वेक्टर का सम 0 तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट के आउटसाइड डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं। यस सर। तो ये बेस्ट आंसर है मेरे समझ से, कैन नॉट बी 0 एट एनी पॉइंट। अब आंसर की में गलत दिया ना, सी। ऑन द सरफेस ही लिखा है ना, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ, डी बेस्ट आंसर है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इस तरह के जितने भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो कभी भी इधर होगा नहीं, तो इन सारे वेक्टर का सम तो 0 कभी नहीं हो सकता ना। यस सर। रिजल्टेंट, आई मीन यहाँ पर जो टेंजेंट है होगा, इस टेंजेंट के इस साइड अंदर की ओर कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा, बाहर वाला तो है नहीं जो कैंसिल करेगा, तो ये बेस्ट आंसर होगा डी। अब आंसर, हाँ सर सेंटर पे कैसे होगा, मतलब टुवर्ड सेंटर कैसे वेक्टर होगा? क्या? मैं टुवर्ड सेंटर बोल ही नहीं रहा, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, सुनो अब कहानी सुनो सीधा, कि ये वाला जो लाइन है ना,
तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर ये वाला और ये वाला, इसी दोनों लाइन के अंदर रिजल्टेंट लाई करेगा वेक्टर का, है ना। वो जीरो कभी नहीं हो सकता, यस क्योंकि जीरो होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भी वेक्टर चाहिए ना। आया समझ में? सो आंसर विल बी डी। पीछे जो भी दिया हो एक बार चेक कर लो, बट आंसर विल बी डी। हाँ सर वही है। तुमने बोला क्या गलत दिया? सी दिया है। नहीं, मैंने एक दूसरा देख लिया सर। 1 के बाद कौन सा पूछा था? 2 and 7। 2 and 7 अच्छा याद रहेगा। टू में आइए। टू कहाँ गया? Half of the question out below. निकल आता है। As observed from the Earth, the Sun appeared to move in an approximate circular orbit. For the motion, for the for the motion of another planet like Mercury, as observed from the Earth, it would be similarly true. Not be true because force between Earth and Mercury not inverse square. Not be true because major gravitational force. Not be true because Mercury is influenced by the forces other than gravitational force. ठीक, तो other than gravitational forces, other than gravitational forces कहाँ से आएगा? एक मिनट समझने दो। Sun appears to move in an approximate circular orbit for the motion of another planet as observed from the sun. अच्छा, as observed from the sun, sorry, from the earth. तो देखो, अर्थ पर, अर्थ के ऊपर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और साथ ही साथ और भी सारे प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। यस तो बाकी प्लैनेट के रिस्पेक्ट में सन का मास बहुत ज्यादा है, यस है ना। तो अप्रोक्सीमेटली बाकी सबके ग्रेविटेशनल फोर्सेस सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत छोटे हैं, इसीलिए अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर पाथ पर मूव करता हुआ दिखाई देता है। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो गया। अब कह रहा है फॉर द मोशन ऑफ अनदर प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। तो मर्क्यूरी पर मैं अर्थ से देखूं तो मर्क्यूरी पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? अर्थ फोर्स लगाएगा और साथ ही साथ बाकी सन और बाकी प्लैनेट ये सब भी फोर्स लगाएंगे, है ना। तो बाकी प्लैनेट और अर्थ तो चलो कंपेरेबल है, सन का फोर्स अगेन सबसे ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो?
अर्थ के चारों ओर अगर मर्क्यूरी घूम रहा है तो उस पर भी तो सन फोर्स लगाएगा ना, तो उस पर भी सन फोर्स लगाएगा। तो सिमिलरली ट्रू तो नहीं होगा, आगे देखने दो। नॉट बी ट्रू बिकॉज फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मर्क्यूरी इज नॉट इनवर्स। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सारे ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ होते हैं, तो बी तो ऐसे ही गलत। नॉट बी ट्रू बिकॉज मर्क्यूरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फोर्सेस अदर देन ग्रेविटेशनल, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि सब जितने भी प्लैनेट हैं उन सब के बीच तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स कहाँ है, समझ रहे हो? यस तो डी तो नहीं होगा। अब बचा बी और डी तो गया, ए और सी। बी सिमिलरली ट्रू और सी नॉट बी ट्रू बिकॉज मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मर्क्यूरी इज ड्यू टू द सन। फोर्स ऑन मर्क्यूरी, हाँ मेजर फोर्स सन का होगा। सी करेक्ट लग रहा है मुझे, है ना। सोलर सिस्टम में जितने भी फोर्सेस प्लैनेट या सैटेलाइट पे लग रहे हैं उसमें मेजर फोर्स सन का है। क्लियर है? तो सी करेक्ट आंसर होगा इसमें से। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट कौन सा, सेवेंथ पूछा था शायद? Yes, sir. सेवेंथ। choose the wrong option। यही वाला। choose the wrong option। inertial mass is a measure of difficulty of accelerating a body by external force whereas gravitational mass ऐसा वैसा। तो देखो लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ को कहते हैं, बोलो बोलना। यस सर। तो वो जो F इज इक्वल टू एम ए में m है वो है इनर्शियल मास, ठीक है। और वो सब पढ़ते रहते हो कि यहाँ पर आपका वेट कुछ भी है वो दूसरे प्लेनेट पर 6 टाइम्स कम हो जाता है, ऐसा वैसा, वो है ग्रेविटेशनल मास, है ना। सर एक बार ग्रेविटेशनल मास बोलो वापस। अरे कुछ नहीं, ये नहीं कहते हो कि हमारा वजन अगर हम मार्स पे चले जाएं तो 1/6 हो जाएगा, ऐसा सुनते हो ना। यस सर। तो उसमें हमारा मास चेंज नहीं होता है, एक्चुअल में मास तो वही है, वो जी बट चेंज। जी चेंज होता है। लेकिन ऐसा जो बोला जाता है तो उसमें वो ग्रेविटेशनल मास है, तो ग्रेविटेशनल मास में चेंज होते हैं, एक्चुअल मास में थोड़ा ना चेंज होता है। यस समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो इनर्शियल मास, तो जो मैं अभी बोला ध्यान से खाली देखो, स्टेटमेंट 1 उसी बात को लिखा हुआ है, पढ़ के देखो। स्टेटमेंट ए जो मैं आपको समझाया वही लिखा हुआ है। यस Yes, सर। sir. स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आइए स्टेटमेंट 2। ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास आर इक्वल। ये that the gravitational mass and inertial mass are equal is an experimental result। ये भी करेक्ट है क्योंकि वेटलेसनेस फील होता है, समझ रहे हो। लेकिन जब मास कैलकुलेट करते हैं तो सेम आता है, नहीं समझे? सर मतलब इनर्शियल मास सेम अगर कैसे होगा? सेम हो गया ना, नहीं समझ। यहाँ पर जैसे मान लो मैं अर्थ पे खड़ा हूँ और अर्थ मुझे अपनी ओर फोर्स लगा रहा है 70 न्यूटन,
तो मुझे फील हो रहा है 70 न्यूटन का मास, 70 न्यूटन का फोर्स मुझे फील हो रहा है। यस सर। अब मैं मार्स पे चला गया या कहीं और चला गया, अब मैं वही हूं लेकिन मुझे फील हो रहा है सब लेट से 40 न्यूटन का फोर्स, तो मुझे तो लगेगा कि मेरा मास कम हो गया। लेकिन इस फोर्स को दोनों जगह के रेस्पेक्टिव जी से डिवाइड करेंगे और एक्सपेरिमेंटली उस मास को कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। यस सर। आई बात समझ में? तो एक ही मास एक ही है बट दोनों पर फोर्स अलग अलग लग रहा है ना? तो उसके हिसाब से फील होता है कि यहाँ मेरा मास है उसका 1/10, 1/6, 1/4 कहीं दूसरी जगह है, बट एक्चुअल में मास तो उतना ही है ना। यस तो सर। जब कैलकुलेट करने बैठेंगे तो इक्वल ही आएगा। ठीक है। यस सर। सी acceleration due to gravity on the earth is same for all body। हाँ ये तो करेक्ट है। acceleration due to gravity में g की वैल्यू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर होता है, उसका तो बॉडी से कोई लेना देना है ही नहीं। यस। वो तो अर्थ की प्रॉपर्टी है ना। यस सर। तो सी भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज ड्यू टू द इक्वालिटी ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शिया। that the acceleration due to gravity on the earth is same for all body, यहाँ तक सही है। is due to equality of gravitational mass and inertial mass। तो मैं जो फोर्स को m into g लिखूंगा, मैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख दूंगा मास m into acceleration due to gravity ऐसा लिखूंगा। तो Yes, sir. अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबके लिए अलग अलग हो, जैसे 1 kg के मैंगो के लिए कुछ और हो, 1 kg के बनाना के लिए कुछ और हो, तो उस 1 kg पर Fg अलग अलग मिलेगा। Yes, sir. लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि G की वैल्यू यूनिफॉर्म है irrespective of body on which gravitational field is acting। सर सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है। हाँ तो किसी भी एक हाइट पर मैं 1 kg बनाना रख दूं या 1 kg मैंगो रख दूं या 1 kg आयरन रख दूं, फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं फर्क पड़ेगा ना। अच्छा, तो अगर यानी कि जो बॉडी का इनर्शियल मास है वही आएगा ग्रेविटेशनल मास भी, चाहे कोई भी बॉडी हो। Yes, sir. तो वही बात लिखा होगा सेम फॉर ऑल बॉडी ड्यू टू इक्वलिटी ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। आया समझ में? Yes, sir. ऑप्शन डी मल्टीपल करेक्ट है क्या? अच्छा नहीं, रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है। ओके, gravitational mass of a particle like proton can depend on presence of neighboring heavy object but the inertial mass cannot। कोई मीनिंग नहीं है इस बात का। कोई मीनिंग आया क्या? अभी तो हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास की वैल्यू सेम है Yes, ना? sir. तो इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। आया समझ में? Yes, sir. ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सर लेक्चर। हाँ बोलो। खाली एक चीज पूछना था कि ये बोलो। रिवॉल्विंग सैटेलाइट के ऊपर जी 0 क्यों होता है, मतलब अंदर उसके अंदर। अच्छा, सैटेलाइट के अंदर जी 0 क्यों होता है? तो सैटेलाइट जो मूव कर रहा है ना, तो जैसे कार में तुम बैठे हुए हो, ठीक है, और कार अगर तेजी से राइट टर्न लेगा तो देखो तुम पर बाहर की ओर फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
Yes, sir. तो सैटेलाइट के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उस पर ग्रेविटेशनल पुल तो लग ही रहा है अर्थ Yes, का, लेकिन साथ ही साथ सैटेलाइट जो घूम रहा है उसके कारण उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की ओर लगेगा। Yes, sir. तो अंदर की ओर, ऐसे समझना, सीधा सा कहानी है कि मान ले तू इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और ये सैटेलाइट वाला बक्सा हो गया, ये तुम्हारा सैटेलाइट वाला बक्सा हो गया, तो यहाँ पर तुम हो, तो तुम पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड सेंटर लगेगा। अगर बक्सा नहीं घूम रहा होता तो यही फोर्स लगता। अब ये बक्सा भी घूम रहा है तो तुम पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की ओर लगेगा। Yes, sir. तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस अर्थ के ग्रेविटेशनल को काउंटर बैलेंस करता है। इसकी वजह से उस सैटेलाइट के अंदर नेट फोर्स आप पर 0 होता है। मतलब ये सब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे mv²/r। हाँ, m ओमेगा स्क्वायर r। हाँ, तो उसमें m हमारा मास होगा ऑफ कि satellite का होगा? क्या? m मास ऑफ सैटेलाइट होगा कि हमारा होगा? अरे मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और m फोर्स ऑफ ग्रेविटी सैटेलाइट का मास होगा ना? नहीं यार, वो भी हमारा मास होगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें अर्थ पुल कर रहा है, सैटेलाइट इसमें है कहाँ? इसमें सैटेलाइट वर्ड है ही नहीं कहीं, वो तो सिर्फ एक बक्सा बना हुआ है। ऐसा समझो कि सैटेलाइट के स्पीड से तुम सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हो। यस सर। आई बात? जैसे कार में तुम बैठे हो, कार 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दिस इज इक्विवेलेंट टू कि तुम 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हो, यस सर। है ना? तो तुम्हारे और अर्थ के बीच जो इंटरेक्शन है उसका सैटेलाइट में होने की वजह से तुम नहीं दौड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो बाय। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय।